हाय स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अनन्या एकेडमी के इस मंच के द्वारा हम लोगों ने एक सार्थक प्रयास करने का प्रयास किया है कि आप सभी लोगों तक वह पहुंच बनाई जाए जो लिंक टूट गया था। चाहे वो यूजीसी के एग्ज़ाम को लेकर है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है, चाहे टीजीटी पीजीटी को हो या टेट सुपर टेट की परीक्षाओं को लेकर के हो। हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया कि आप तक जो गैपिंग टूटी है उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैं पिछले लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको इतिहास विषय की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इतिहास के विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको मैं चर्चा किया हूं। उसी कड़ी में शिक्षा के विकास माने ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब उस चर्चा क्रम में मैंने आपको जानकारी शुरू की अंग्रेजों के समय में कब कब शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करना, उसके पश्चात फिर जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत विद्यालय की स्थापना करना, फिर उसी कड़ी में हमने आपसे शेयर किया वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोग से कोलकाता मदरसा की स्थापना करना। फिर इसी प्रकार हमने आपको चीज़ें आगे और बढ़ाई। 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और वह 33 में भी प्रयोग होता रहा। ठीक है, तो अब शिक्षा की गतिविधियां तेज हुई। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया पिछले वीडियोस के माध्यम से, पिछले लेक्चर के माध्यम से, कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ब्रिटिश काल का, तो वह भी चलता रहा। फिर मैंने जानकारी की कड़ी में आपको शेयर किया W. हंटर कमीशन, जिसने स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। फिर मैं आपको ले आया थॉमस रैले कमीशन में। जब थॉमस रैले कमीशन में आपने जानकारी ली कि विश्वविद्यालयों पर, उच्च शिक्षा पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने अपने प्रयासों से कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, बंगाल में से ही वही डेवलप हो रहा था, तो उन्होंने कोलकाता को ही टारगेट किया। अब उन्होंने सरकारी माध्यमों से पूरी तरीके उच्च शिक्षा को सेंट्रलाइज कर लिया, जिसका जो है दुष्परिणाम भी सामने आया। अब जब दुष्परिणाम सामने आया, प्लस भारतीयों ने भी लगातार मांग की, भारतीयों ने भी मांग की कि भाई शिक्षा में हमारी चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाए। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, वह समय है जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का पूर्णतः सहयोग किया था। अंग्रेजों से इस उम्मीद में सहयोग किया भारतीयों ने कि जिससे हमारे लिए कुछ अधिकार मिलेगा। तो इस कड़ी में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताने का प्रयास किया था, कि इस कड़ी में जब होम रूल सोसाइटियों के माध्यम से स्वशासन की मांग की गई, तो ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू को भारत सचिव बनाकर भारत से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया और मॉन्टेग्यू रिपोर्ट के द्वारा भारतीयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात की गई। तो ये सारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गुडविल में बदलने का प्रयास ब्रिटिश कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम इंडियंस ने उन्हें सपोर्ट किया था। ठीक इसी कड़ी का हिस्सा है शिक्षा का अगला आयोग। मैं शिक्षा के अगले आयोग की चर्चा मैं करने आपसे जा रहा हूं, जिसे कहते हैं सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 एडी में की गई। 1917 एडी में इसका वैसे तो मुख्य उद्देश्य, ध्यान से समझें, मुख्य उद्देश्य जो है इसका, ये था कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय इसका मुख्य उद्देश्य था कि उसकी पूरे ढांचे की जांच करना, पूरा स्ट्रक्चर को देखना, क्या क्या उसमें कमियां हैं उसे सुधार करना।
लेकिन बाद में इसका उद्देश्य और बढ़ता गया और इसे उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये भारतीयों का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब थोड़ा यहां समझने का प्रयास करिए कि सैडलर कौन है। एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकता, हु इज द सैडलर। तो सैडलर ब्रिटेन के उस समय का लीड्स विश्वविद्यालय का वीसी था। लीड्स विश्वविद्यालय माने लंदन में लीड्स एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय का उपकुलपति जिसे वीसी कहा जाता, वाइस चांसलर वीसी था। ठीक है, तो लीड्स विश्वविद्यालय का उपकुलपति सैडलर भेजा गया। ये नो डाउट विद्वान था और इसने पूरा भरसक प्रयास किया कि कर्जन ने जिन चीजों को अपने स्वार्थ में नियम बनवाया था अब उसे हटाकर बेसिक जानकारी देना। ठीक है, तो सैडलर कमीशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसकी जानकारी, इसके निर्देश समझने से पहले एक चीज आपको और थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहता हूं। एक मैंने हेडिंग डाल रखी है, शिक्षा से संबंधित सरकारी प्रस्ताव। ये 1913 का प्रयास है कि सैडलर आयोग ने भी उसको इंडिकेट करने का प्रयास किया। तो ये जो शिक्षा से संबंधित सरकारी प्रस्ताव है, थोड़ा सा इसको 2 लाइन में आप समझ लीजिए, फिर मैं सैडलर के पास आपको पुनः लेके चलता हूं। तो शिक्षा संबंधित सरकारी प्रस्ताव में ये कहा गया, ये गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से यह प्रस्ताव आया था। दरअसल हमारे यहाँ बड़ौदा जैसी रियासत अपने पर्सनली दम पर उसने अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित कर दिया। अब यह बात अंग्रेजों पर भी प्रेशर बननी शुरू हो गई कि भाई अगर एक छोटी सी रियासत बड़ौदा अपने यह शिक्षा को निःशुल्क कर सकती है तो इतने बड़े लेवल पर ब्रिटिश सरकार शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती है। क्योंकि भारत में अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी और बिना शिक्षा के डेवलपमेंट संभव नहीं थी। तो इस कार्य के लिए गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के पास कई पिटीशन, कई एप्लीकेशन डाला। यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद में भी पिटीशन डाला उन्होंने। अंततः भाई अब भारतीय जब इतना डिमांड कर रहे हैं तो कुछ तो इनको करना पड़ेगा। तो 1913 एडी में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसे शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव कहते हैं, जिसमें हमने तो मांग की, अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा की बात की, निःशुल्क की बात की, इस तरीके से बात होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने चाल चलते हुए निःशुल्क शिक्षा को हटाकर, अनिवार्य शिक्षा को हटाकर उसकी जगह इन्होंने कहा कि हम भारत में साक्षरता लाएंगे। साक्षरता समाप्त करने का लक्ष्य था। तो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव जो 1913 का है उसका क्या प्रस्ताव था, क्या मोटो था। तो आपको सीधे आंसर देना है साक्षरता समाप्त करना। या यही क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है, ये पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में किस समय साक्षरता समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया। तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1913 का सरकारी प्रस्ताव। तो कान चाहे ऐसे घुमा के पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बना देता है। अब आइए, अब क्योंकि साक्षरता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया तो शिक्षा को और आगे तक ले जाना होगा, हर स्तर पर ले जाना होगा। तो अब जब शिक्षा में केंद्रीय नियंत्रण है, सरकार का ज़्यादा नियंत्रण है, तो कैसे शिक्षा हर जगह फैलेगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सैडलर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। आधार बना कोलकाता विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार। तो अब ध्यान से समझिए, इस सैडलर कमीशन में यदि देखा जाए तो भाई मुखर्जी साहब भारतीय मेंबर भी बनाए गए, आशुतोष मुखर्जी है ना, और जियाउद्दीन अहमद भारतीय सदस्य भी इसमें जोड़े गए। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी,
डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों को जोड़ा गया। तो डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी, ये भारतीय, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। और हमने विभिन्न परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न देखे हैं कि सैडलर कमीशन के भारतीय सदस्य कौन से हैं, तो आशुतोष मुखर्जी, ये कोलकाता विश्वविद्यालय के वीसी भी रह चुके थे, है ना, और इनके पास अच्छा खासा अनुभव भी था। इन्होंने लॉर्ड कर्जन के समय में पारित थॉमस रैले कमीशन का विरोध भी किया था, ठीक है। तो जियाउद्दीन अहमद भी जोड़े गए जो हैदराबाद रियासत से थे। तो कुल मिलाकर यह एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार किया जा रहा था कि भारतीय अब शिक्षा के मामले में माने सरकार से जोड़ने का प्रयास करें, सरकार भारतीयों के अनुसार निर्णय लेगी। अब आइए सैडलर कमीशन के प्रमुख जो सिफारिशें हैं, प्रमुख रिपोर्ट है, आप उसके बारे में जानकारी लें कि सैडलर ने क्या क्या सिफारिशें की। प्रमुख सिफारिशें, प्रमुख सिफारिश, तो देखिए सबसे पहली चीज इसने सीधा सीधा कहा विश्वविद्यालयी शिक्षा से सरकार का नियंत्रण समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी सिफारिश कोलकाता विश्वविद्यालय को लेकर के किया। कोलकाता विश्वविद्यालय का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार से लेकर बंगाल की सरकार को सौंप देना चाहिए। माने अब केंद्रीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए बल्कि स्थानीय नियंत्रण की शुरुआत। इसे आप शॉर्टकट में स्थानीय नियंत्रण, माने विश्वविद्यालयों पर स्थानीय नियंत्रण की शुरुआत। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि किस आयोग में यह व्यवस्था की गई कि उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा का नियंत्रण प्रांतीय लेवल पर दे दिया जाए, स्थानीय नियंत्रण पर दे दिया जाए। तो ये सीधे सीधे सैडलर आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है। अब इसने और क्या सिफारिशें की, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो सैडलर ने कहा, सैडलर के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से इंटरमीडिएट को निकालकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड भी गठित करना चाहिए, ऐसा सैडलर ने मांग की थी। तो कुल मिलाकर यह जो ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास से सैडलर कमीशन की बात है, इसने स्थानीयता को बढ़ावा देने की बात की और विश्वविद्यालय शिक्षा से या उच्च शिक्षा से सरकारी नियंत्रण को कम करने की बात इसने कही। अब देखिए शिक्षा के कड़ी का अगला पड़ाव
1921 का एक्ट आता, माने 1919 के अधिनियम से पारित हुआ था और 21 में लागू हुआ था। उसमें जब विशेष करके स्वराज पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डालकर उसे रख दिया गया, जिससे क्या हुआ कि अब स्थानीय लेवल पर भी कई ढेर सारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, तो शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई, लेकिन वो उस मानक को पूरा नहीं करते थे, स्टैंडर्ड को नहीं पूरा करते थे जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो इसी की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक और शिक्षा संबंधी कमीशन नियुक्त किया था 1929 एडी में, जिसका नाम है सर फिलिप हार्टोग समिति। क्या नाम है? सर फिलिप हार्टोग समिति। तो ये पूरी तरीके आप ध्यान दीजिएगा, ये क्रमशः मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम में अगर कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन भी पूछे तो भी आप कर लीजिए। हार्टोग समिति सीक्वेंस भी आप आसानी से लगा सकते हैं। 1929 एडी, इसका उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य ध्यान से समझिए, उद्देश्य की बात करता हूं यदि, तो इसमें इन्होंने अंधाधुंध रोग की बात की थी, विद्यालयों की स्थापना से संबंधित मानक निर्धारित करना, यही इनकी जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या सिफारिश की? इसके लिए प्रमुख सिफारिश, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब पेश की 1929 में तो सीधा टारगेट किया कि अंधाधुंध विद्यालयों की स्थापना पर रोक लगाया जाए, माने मानक इन्होंने बनाया और सीधे मांग की कि जो अंधाधुंध विद्यालय खुलते चले जा रहे हैं इसको रोका जाए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया जाए, केंद्रीय माध्यमिक, यहां भी सिफारिश हुई, क्योंकि जो 1919-21 में बना था उसे हटा दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए, तो ये बना भी 34 में, माने इन्हीं की सिफारिश पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित हो गया। इसकी स्थापना यदि आपको जाननी है तो 1934 एडी, 1934 एडी में स्थापित हुआ। तो ये आपने फिलिप हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट समझ ली। अब देखिए भाई, इसी कड़ी में अब देखिए, ये फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं, ध्यान समझिएगा। स्वाधीनता संघर्ष के दौर में ये चीजें यहां पे आ रही हैं, तो ये निश्चित ही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का परिणाम है कि समय के साथ जो जो हम मांग करते जाते थे, अंग्रेज कोशिश ये करता था कि थोड़ा बहुत शांत कर दिया जाए, जिससे भारतीयों की आवाज दब जाए और उनका अपना हित साधन होता रहे। ठीक है, तो अब आइए इस कड़ी में भारतीयता के नाम पर आगे जो कार्य हुआ वह वर्धा संबंधी शिक्षा की जो समय सारणी वहां बनाई गई, इसके अलावा उद्देश्य एक निर्धारित किया गया, शिक्षा की वर्धा योजना एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। थोड़ा आप इसको समझने का प्रयास करें। शिक्षा की वर्धा योजना, ठीक है, ये 1937 एडी माने 37 एडी की बात है। शिक्षा की वर्धा योजना, देखिए भाई, ये 1937 है। इस समय भारत के 11 स्टेटों में से
8 में कांग्रेस की गवर्नमेंट वर्क कर रही थी, ठीक है, 8 स्टेटों में वर्क कर रही थी। तो अब हमारी अपनी चीजों के विकास का भी प्रयास करना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी ने अपने हरिजन नामक पत्र के माध्यम से वर्धा में एक रिपोर्ट, माने शिक्षा की बेसिक योजना के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 1937 एडी में एम.के. गांधी ने हरिजन नामक, ये पत्रिका है, हरिजन नामक न्यूज़पेपर उनका नहीं था, पत्रिका न्यूज़पेपर की शेप में बनता था बस। हरिजन नामक पत्रिका में शिक्षा की बेसिक योजना प्रस्तुत की थी और यह स्पेशली राष्ट्रीय शिक्षा के नाम से प्रकाशित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कैसी होनी चाहिए, ऐसी इच्छा गांधी जी ने व्यक्त की थी। अब गांधी जी के न्यूज़पेपर में जब ये बातें सामने आई कि गांधी जी ने क्या क्या डिमांड किया, तो स्पेशली उसे फॉर्मेटिंग करके एकदम सिस्टमैटिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की नियुक्ति हुई। गांधीवादी थे भी। अब यहां यूं समझे, उपरोक्त आधार पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, कभी ये क्वेश्चन आके बच्चों को झेलाया, जाकिर हुसैन के नेतृत्व में वर्धा योजना को प्रस्तुत किया गया था। वर्धा महाराष्ट्र में है, प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। यही सब एग्जाम में के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड यही सब है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ना, तो बच्चे आंसर दे देते हैं महात्मा गांधी द्वारा। नहीं, महात्मा गांधी ने एक विचार व्यक्त किया था हरिजन नामक पत्रिका के माध्यम से कि शिक्षा का ऐसा ऐसा तरीका होना चाहिए। तो इस योजना को स्पेशली फॉर्मेटिंग करके डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए वर्धा शिक्षा की योजना को प्रस्तुत किसके नेतृत्व में किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आपका आंसर महात्मा गांधी नहीं हो सकता, बल्कि आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इसे प्रस्तुत किया गया था। अब इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं देखें। नंबर 1, 6 से 14 वर्ष, 6 से नहीं 7 से 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यह डिमांड की गई। माने क्योंकि अब कांग्रेसों की सरकार थी, तो ये कांग्रेसी सरकार थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें पूर्णतः भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। तो जिससे ये उम्मीद थी कि अगर वो सरकार रह गई तो अपने स्टेट लेवल पर इसे लागू कर देगी, और ये प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक का ही क्लास होता था। ठीक है, तो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसी में क्या किया गया, इसी में एक बात और जानेंगे, बच्चों को उनकी मातृभाषा एवं रुचि के अनुसार शिक्षा, ये वर्धा में सीधे सीधे स्पष्ट किया गया।
अनुसार शिक्षा दे, माने बच्चे की मदर टंग में जिस भाषा में वो समझता है और उसकी रुचि के अनुसार कैसी शिक्षा वो चाहता है, शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरी सिफारिश, शिक्षा का मूल आधार या मूलाधार व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे रोजगार मिल सके। व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए जिससे रोजगार उत्पन्न होगा, है ना। तो इस व्यवसायिक शिक्षा के अनुसार ही यहां पे कहा गया कि स्थानीय शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाए, माने जिसे जैसा कारीगरी पसंद हो, किसी को मकान बनाना पसंद है, किसी को लकड़ी के सामान बनाना पसंद है, किसी को बेड बनाना पसंद है, माने जो भी जिसकी इच्छा शक्ति हो उस तरीके की शिल्प उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाए, पहली चीज। तीसरी चीज क्या किया गया, शिक्षा का सामाजिक आधार होना चाहिए, माने ऐसी शिक्षा दें कि नैतिक और सामाजिक हो। शिक्षा का सामाजिक एवं नैतिक आधार होना चाहिए, मैंने ऐसी भी नहीं शिक्षा कि मानव को मशीन न बना दो, ऐसी भी शिक्षा दो कि मोरल शिक्षा देनी है आपको, और सामाजिक शिक्षा, समाज से हटकर उसकी शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये शिक्षा की वर्धा योजना बेसिक शिक्षा मानी जाती है। हालांकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पश्चात कांग्रेस के नेतृत्व में 8 भारतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे यह योजना अमली जामा में नहीं आ सकी। लेकिन एग्जाम में आपके जरूर आती है, भले नहीं लागू हुई लेकिन ये पूछ लेता है कि शिक्षा की वर्धा योजना में क्या नहीं था। तो जब सारे आप इसके प्रावधान जानेंगे तभी आप रियल आंसर दे पाएंगे। अब इसी शिक्षा की कड़ी की बात आती है 1944, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात की स्थिति है। तो अंग्रेजों ने एक बार पुनः शिक्षा संबंधी एक समिति बैठाई जिसका नाम था सर जॉन सार्जेंट कमेटी। उसको भी तरह समझिए, सर जॉन सार्जेंट कमेटी। सर जॉन सार्जेंट कमेटी। सार्जेंट कमेटी, ये 1944 की बात। इनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारत में साक्षरता लाई जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने भले ही 1913 में कहा सरकारी प्रस्ताव में कि भारत में साक्षरता लाएंगे, निरक्षरता समाप्त करेंगे, लेकिन वो कुछ किए हुए नहीं थे। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन तेज हुआ तो भारतीयों को मनाने के लिए एक ये भी प्रयास शुरू किया कि एक टारगेट दें कि हाँ भाई कब तक भारतीयों को शिक्षित करेंगे। तो यही के लिए कि साक्षरता समाप्त करने का मिशन कब से कब तक चलेगा। उद्देश्य भारत में प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का विकास। ठीक है, अब इसने सिफारिशें क्या की थी? सिफारिश मुख्यतः इसकी एक ही थी, ये थी कि अगले 40 वर्षों में, कुछ किताबें 60 कहती हैं लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर 40 है, 40 वर्षों में भारत में निरक्षरता समाप्त करना, यही लक्ष्य निर्धारित किया
है ना, कि 40 साल के अंदर भारत में निरक्षरता समाप्त कर देंगे। तो सीधे सीधे हास्यास्पद टारगेट था। कुल मिलाकर ये वही है कि अपना ये पुनः और आगे शासन का लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे कि भविष्य में हम जिससे अगर कायदे से हम शासन करते 40 साल में भारत को साक्षर बना देंगे। तो ये हास्यास्पद स्थिति, भारतीयों ने इसे अडॉप्ट नहीं किया और इन्होंने जो भी सिफारिशें की उस समय आंदोलन की भेंट चढ़ गए, क्योंकि आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा था आज़ादी का। और जैसा कि 1944 आप देख रहे हो, इसके पश्चात वेवल प्लान आता है 45 में, और फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, फिर आता है फाइनली माउंटबेटन प्लान, जहां से देश की आज़ादी हो जाती। फिर इनके किसी भी उद्देश्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर भारत जब आज़ाद होता है तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई 1948 में कि भारत के भावी शिक्षा की रणनीति आप बनाएं, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप सिफारिशें करें। तो इन्हीं डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हमारे यहाँ यूजीसी का गठन हुआ। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 एडी को यह फाउंड हुआ, लेकिन ये कार्य रूप तब आया जब इसे 1956 के संसदीय एक्ट द्वारा एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो यूजीसी से संबंधित 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 टाइप के। मैंने किसकी सिफारिश पर यूजीसी का गठन हुआ? तो आंसर राधाकृष्णन आयोग, ठीक है, 1948 के द्वारा। यूजीसी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1953 में। यूजीसी नामक संस्था कार्य रूप में कब आई, कब ऑटोनॉमस हुई? तब आपका आंसर होगा 1956 के पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शैक्षणिक विकास को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और एक हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर तरीके से आगे भी गाइडलाइन करता जाऊंगा। जब आप हमारे माध्यम में जुड़ते चले जाएंगे तो इससे भी और ज़्यादा डेप्थ की चीज़ें आपको हम देते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।